वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और गुड इवनिंग सभी को। और उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आप पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हैं, पूरा 100% अपनी ओर से दे रहे हैं। चाहे वो फिजिकली हो, चाहे आप रीडिंग, लर्निंग, चाहे किसी भी प्रकार की एक्टिविटी हो जो रिक्वायर है अपने डिफेंस के लिए, उन सबको आप कंटिन्यू कर रहे हो लगातार। क्योंकि बिना प्रैक्टिस और कंटिन्यूसली यानी कि निरंतरता बहुत ज़रूरी है और लगातार प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे अपने पेपर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो, तो वो अपन को कंटिन्यू करनी होगी। तभी अपन एग्ज़ाम में फाइट कर पाएंगे और अन्य कंपटीटर से आगे निकल पाएंगे। और वही अपना मकसद है। जब और यहाँ अपन फिजिक्स जो अपना टॉप फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट और जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक हैं उनको अपन कवर करें बेसिक के साथ, ताकि अपने एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि जिस प्रकार से एग्ज़ाम के दिनों दिन ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, तो बेसिक बहुत ज़रूरी हो गया। बिना बेसिक नॉलेज के अपन फाइट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपना मेन फोकस बेसिक पर है, उसके बाद अपन डिफरेंट टाइप की क्वेश्चन और अन्य चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे, ताकि प्रैक्टिस भी करेंगे, ताकि अपन एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है दोस्तों, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा पूरी ईमानदारी के साथ 100% देने का, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाओ। ठीक है दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रकाशिकी में आज अपन बात करेंगे मुख्य रूप से यंग के द्विसलिट प्रयोग और कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जानेंगे, और उसके अलावा मेल्स का नियम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यंग का द्विसलिट प्रयोग किस लिए किया गया? जो व्यतिकरण की घटना है, जो अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी जिसके बारे में, उसको शो करने के लिए, उसको प्रक्षित करने के लिए, मतलब व्यतिकरण की घटना को देखने के लिए या एक तरीके से प्रयोग करने के लिए, मतलब प्रायोगिक रूप से उसको सिद्ध करने के लिए, देखने के लिए यंग ने द्विसलिट प्रयोग यूज किया। उसमें उसने क्या किया, एक प्रकाश स्रोत लिया और उसके सामने एक पर्दा लगा, उसमें दो स्लिट बना दिए। ठीक है, इन स्लिटों से क्या प्रकाश निकलेगा, और फिर आगे एक पर्दा रख दिया, और इस पर्दे पर क्या हुआ, एकांतर क्रम में उसको क्या प्राप्त हुई, काली और चमकीली फ्रेंज प्राप्त हुई, जो कि किसको शो कर रही थी, व्यतिकरण की घटना को शो करती है, यानी कि व्यतिकरण की घटना को प्रूव कर रही थी। तो इस प्रकार से उसने प्रयोग किया, एक प्रकाश स्रोत लिया, दो उसमें छिद्र कर दिए, एक बीच में लगाकर गत्ता वगैरह लगाकर उसमें दो छिद्र, जो कि दो स्लिट बना दिए, और फिर आगे कुछ दूरी पर पर्दा रख दिया, और वहाँ पर उसने फ्रिंजें प्राप्त की, काली और चमकीली, जो कि संपोषी व्यतिकरण में क्या होती है, चमकीली फ्रिंजें होती है, और विनाशी व्यतिकरण में काली फ्रिंजें होती है। तो इस प्रकार से उसने सिद्ध कर दिया जो व्यतिकरण की घटना को, किसके थ्रू, यंग के द्विसलिट प्रयोग से। तो इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा, और फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है वो भी देख लेते हैं। यह प्रयोग व्यतिकरण की घटना को प्रेक्षित करने के लिए किया जाता है, प्रेक्षित करने के लिए किया जाता है। ये अपने बात कर ली, जो व्यतिकरण की घटना है उसको प्रेक्षित करने के लिए, देखने के लिए। यंग का प्रयोग तरंग के आयाम विभाजन पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, ये लाइन नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग का जो प्रयोग है किस पर आधारित है, तरंग के आयाम विभाजन पर। जो तरंग है उसका एम्पलीट्यूड है, उसके विभाजन पर आधारित है यंग का द्विसलिट प्रयोग। यानी कि अपने क्या क्या, जो तरंग आ रही है प्रकाश तरंग की, उसमें दो स्लिट लगाने से उसका क्या हुआ, तरंगों का विभाजन कर दिया, जिससे उनके आयाम का विभाजन हो गया, तरंगों को अलग अलग बांट दिया, तो जैसे उसमें क्या हुआ, आयाम में विभाजन हो गया। इसलिए इसको क्या कहा गया, तरंग के आयाम विभाजन पर आधारित है ये प्रयोग। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर नोट करने वाला, यंग के द्विसलिट प्रयोग का। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। यंग के प्रयोग में एकांतर क्रम में काली एवं चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती है, जो कि डेफिनेटली प्रूव कर दिया कि व्यतिकरण की घटना को प्रूव कर दिया उसने, काली और चमकीली फ्रिंज प्राप्त होने से। अब क्या है कि जो काली और पीली फ्रिंजें प्राप्त होती है, चमकीली फ्रिंजें होती है, तो फ्रिंज चौड़ाई उत्पन्न होती है। जो फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है कि जो अपनी काली और चमकीली जो चौड़ाई है, मतलब जो अपनी फ्रिंजें हैं, यानी कि दो क्रमागत काली या फिर दो क्रमागत चमकीली फ्रिंजें, यानी कि दो चमकीली फ्रिंजें या फिर दो काली फ्रिंजें, इनके बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहेंगे, फ्रिंज चौड़ाई कहेंगे। ऐसा नहीं है कि एक काली एक
चमकीली नहीं, दोनों काली होनी चाहिए, यानी ये एकांतर क्रम में प्राप्त हो रही है तो यहाँ पर जो काली बीच में आएगी उसको इंक्लूड नहीं करना, दो चमकीली फ्रिंजों के बीच में या फिर दो काली फ्रिंजों के बीच की जो दूरी है उसको क्या बोलेंगे अपन, फ्रिंज चौड़ाई बोलेंगे, जिसको बीटा से डिनोट करेंगे। और ये एक तो डायरेक्ट फार्मूला आता है और इससे रिलेटेड काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, मतलब बेसिक जो आधार है कि ये किस पर निर्भरता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है फ्रिंज चौड़ाई का। बीटा बराबर क्या होता है, लेमडा डी अपॉन डी, और ये बड़ा वाला डी है वो किसको शो करेगा, स्लिटों और पर्दे के मध्य की दूरी, जो यहाँ पे दो स्लिटें लगी थी और यहाँ पे पर्दा लगा था, इसके जो बीच की दूरी है वो डी, ठीक है। और डी ये जो नीचे वाली डी है ये क्या है, जो दोनों स्लिटें थी गत्ते में, जो स्लिटें बनाई थी अपन ने, तो S1 S2 इनके बीच की दूरी, ये वाली दूरी लंबवत दूरी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हुई, वर्टिकल दूरी बोल सकते हो। ये जो लंबवत दूरी है S1 S2 के बीच में वो क्या है, स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, ठीक है दोस्तों। यानी कि जैसे जैसे अपन स्मॉल डी को क्या करते जाएंगे, उनको पास लाते जाएंगे, यानी कि दोनों स्लिटों को पास लाते जाएंगे तो क्या होगा, फ्रिंज चौड़ाई की मान बढ़ जाएगा, यानी कि दोनों फ्रिंज चौड़ाई, दोनों फ्रिंज है वो बहुत दूर दूर प्राप्त होंगी। और जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे तो ये बीटा का मान कम होता जाएगा, ठीक है दोस्तों। और स्रोत और पर्दे के मध्य की दूरी, अब स्रोत ये जो पर्दा है स्लिटें हैं, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर पर्दा है, इसके बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो क्या है, फ्रिंज चौड़ाई का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि दूर जितनी ज़्यादा दूरी ले जाएंगे तो उतना ही उसमें फ्रिंजों की चौड़ाई में डिफरेंस आता जाएगा, ठीक है दोस्तों। और लेमडा क्या है, जो अपने प्रकाश आपतित करवाए, जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकला है, उस जो प्रकाश आपतित हो रहा है उस प्रकाश की क्या है, तरंग दैर्ध्य। और तरंग दैर्ध्य किस पर डिपेंड करती है, माध्यम पर भी डिपेंड करती है, यानी कि विरल माध्यम में कम होगी तरंग दैर्ध्य और संगन माध्यम में क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। संगन माध्यम में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और विरल माध्यम में तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है। इस प्रकार से माध्यम पर भी डिपेंड करे, यानी बीटा का मान किस किस पर डिपेंड करेगा, माध्यम पर भी निर्भर करेगा, लेमडा डी और स्मॉल डी, इन तीनों चारों चीज़ों पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस किस पर निर्भर करती है। और फिर इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, यानी कि एक विरल माध्यम से संगन माध्यम में जा रही है तब बीटा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है दोस्तों, एक प्रकाश तरंग, तो वो चीज़ें भी डिपेंड करेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर दोनों स्लिटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो बीटा कितनी होगी, फ्रिंज चौड़ाई कितनी होगी, तो डिफरेंट टाइप के विभिन्न प्रकार की क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसीलिए इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया है दोस्तों, और अपन को अच्छे से याद भी करना है। कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन, हार्ड फार्मूला भी नहीं है और हार्ड क्वेश्चन भी नहीं बनेगा इससे। अगर फार्मूला पता है और ये इन टर्म्स का पता है, इनके बारे में पता है और निर्भरता पता है, तो ये कुछ खास है नहीं इसमें विशेष, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है, तो अच्छे से देख लेना। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ अपन बात करेंगे कुछ टर्म्स के बारे में, कला समन स्रोत, कला असमन स्रोत और एक वर्णी प्रकाश स्रोत। क्योंकि जो व्यतिकरण की घटना में क्या था, कला समन स्रोत थे, कला असमन स्रोत, इनके बारे में अपन ने देखा था। जब कला समन स्रोत कौन से होते हैं, जब किन्हीं दो प्रकाश स्रोतों, यानी कि दो प्रकाश स्रोत कला संबंध कब कहलाएंगे, जब दो प्रकाश स्रोतों से उत्सर्जित रंगों के मध्य कलांतर समय के साथ नियत रहता है, यानी कि दोनों जो स्रोत है उनसे जो तरंगें निकल रही है प्रकाश स्रोत से, ठीक है, तो कला संबंध स्रोत, ऐसे स्रोत क्या कहलाएंगे, कला संबंध स्रोत कहलाएंगे। अगर उनके मध्य कलांतर, यानी कि जो तरंगे उनके मध्य कलांतर क्या समय के साथ नियत रहता है, यानी कि पहले कलांतर फाई बराबर मान लो दोनों के बीच में 30 डिग्री है और कुछ समय बाद भी 30 डिग्री रहता है, तो इस प्रकार से जो स्रोत होंगे दोनों वो क्या कहलाएंगे, आपस में कला संबंध स्रोत कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। और वे तरंगे जिनके मध्य कलांतर समय के साथ नियत रहता है कला संबंध तरंगे कहलाएंगी, यानी कहलाती हैं। यानी ये जो तरंगे उनके मध्य कलांतर समय के साथ नियत रहता है तो वो तरंगे क्या कहलाएंगी, कला संबंध तरंगे कहलाएंगी। तो ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है, ईजी सा है समझने में, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे कला असंबंध स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जिनसे उत्सर्जित रंगों के मध्य कलांतर समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, यानी कि पहले कलांतर फाई बराबर 30 डिग्री है, थोड़ी देर बाद देखा कलांतर 60 डिग्री पहुंच गया, 45 डिग्री पहुंच गया, तो यानी कि कलांतर क्या हो रहा है, समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। तब जो दोनों स्रोत हैं
वो आपस में क्या कहलाएंगे, कला असंबद्ध स्रोत कहलाएंगे। यानी डिफरेंट टाइप के स्रोत ले लिए। यहाँ पर मान लो दोनों बल्ब एक जैसे 1 वाट के लेंगे तो उनसे उत्सर्जित तरंगें भी क्या होंगी, समान होंगी। अगर यहाँ पर एक 10 वाट का ले लिया, एक 15 वाट का ले लिया, तो डिफरेंस आ गया ना बल्बों में, उनकी मतलब शक्ति में। तो तरंगों में भी डिफरेंस आएगा, प्रकाश की तरंगों में। तो वो प्रकाश स्रोत क्या कहलाएंगे, आपस में कला असंबद्ध स्रोत कहलाएंगे। तो ऐसे प्रकाश स्रोत कला असंबद्ध स्रोत कहलाते हैं, कला असंबद्ध प्रकाश स्रोत कहलाते हैं जब क्या हो, उनके मध्य कलांतर समय के साथ परिवर्तित हो और तथा ऐसी तरंगें कला असंबद्ध तरंगें कहलाएंगी। तो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। अब चलते हैं पर नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ बात करें एक वर्णी प्रकाश स्रोत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है कि एक वर्णी प्रकाश स्रोत का एग्जाम्पल बताइए। ऐसा प्रकाश स्रोत जिनसे एक निश्चित आवर्ती और निश्चित तरंग दैर्ध्य की ही तरंगें उत्सर्जित हो। यानी कि एक फिक्स हो गया कि इतनी ही आवर्ती की तरंगें निश्चित निकलेगी, चाहे उसको कहीं भी जलाओ, कितनी भी बार जलाओ उस स्रोत को, केवल उसी आवर्ती की तरंगें निकलेगी, उसी तरंग दैर्ध्य निकलेगी। तो वो क्या कहलाएगा, एक वर्णी प्रकाश स्रोत कहलाएगा। लेजर लाइट, लेजर क्या है, एक उच्च कोटि का एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उदाहरण है। एक वर्णी प्रकाश स्रोत का इंपॉर्टेंट उदाहरण है क्या है, लेजर। इसका फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन, जो कि अपन ने एक वीडियो में भी बात की थी, स्पेशल वीडियो बनाया था विभिन्न प्रकार की इंपॉर्टेंट जो क्या थी फुल फॉर्म वाले, रडार, सोनार, लेजर, इनके बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो क्या है फुल फॉर्म, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन रेडिएशन, ध्यान रख लेना, ठीक है दोस्तों। एक उच्च कोटि का क्या है, एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। एक बार लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिम्युलेटेड इमिशन रेडिएशन, ठीक है दोस्तों। तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा टाइप किया है एक समझने के लिए। ये हो गया। अब बात करेंगे मेल्स के नियम की, जो कि इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मेल्स के नियम को का सूत्र है जो भी है, मेल्स के नियम के अनुसार आवर्त तीव्रता कितनी होगी, ठीक है, तो वो पूछा जा सकता है। इस नियम के अनुसार विश्लेषक पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक और विश्लेषक पोलराइड की प्रकाशिक अक्ष के बीच की कोण की कोज्या के वर्ग के समानुपाती होती है। यानी कि यहाँ से अध्रुवित प्रकाश आपतित करवाएंगे, कोई किस पे, विश्लेषक और पोलराइड, दो चीज़ लगी होती है, और उनकी जो एक्स है, जो किसकी, विश्लेषक पोलराइड की प्रकाशिक एक्स और ध्रुवक जो लगा है उसके बीच जो एंगल होगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछेगा कि अगर ध्रुवक और विश्लेषक पोलराइड के बीच एंगल 30 डिग्री है तो कितना होगा, 45 डिग्री है तो तीव्रता कितनी होगी, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता किस पर निर्भर कर रही है, ध्रुवक और विश्लेषक पोलराइड की प्रकाशिकी अक्ष के बीच के कोण पे। जो क्या होता है, आई समानुपाती किसके समानुपाती होगा, कोज्या की। कोज्या क्या किसको बोलते हैं, कोस थीटा को। तो कोस स्क्वायर थीटा, और जहाँ थीटा क्या है, ध्रुवक और विश्लेषक पोलराइड की प्रकाशिकी अक्ष के बीच का एंगल कोण। और आई नोट क्या है, अधिकतम निर्गत तीव्रता, मैक्सिमम कितनी तीव्रता निकल सकती है, वो क्या है, आई नोट। यानी कि अधिकतम तीव्रता कितनी होगी, आई नोट, और वो किस कंडीशन में होगी वो भी अपन देखेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या हुआ, प्रकाश की तीव्रता से क्या मतलब है, एक बार ये चीज़ भी समझना जरूरी है। प्रकाश की तीव्रता का मतलब होता है दोस्तों, जैसे प्रति इकाई क्षेत्रफल में जो प्रकाश गिरता है उसकी जो मात्रा है, या फिर प्रकाश ऊर्जा की जो मात्रा है, उसी को क्या बोलते हैं, तीव्रता बोलते हैं। यानी कि जो प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र में गिरने वाले प्रकाश की मात्रा या ऊर्जा को क्या बोलेंगे अपन, प्रकाश की तीव्रता को तीव्रता बोलेंगे। और आवर्ती क्या होती है, प्रकाश की आवर्ती होती है दोस्तों, मतलब किसी निश्चित बिंदु से गुजरने वाली प्रकाश तरंगों की संख्या, प्रकाश तरंगों की संख्या प्रति सेकंड, ये ध्यान रखना, प्रति सेकंड एक निश्चित बिंदु से प्रकाश तरंगों की गुजरने वाली प्रकाश तरंगों की संख्या को आवर्ती कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए कि तीव्रता क्या चीज़ होती है, बार बार यूज़ कर रहे हैं अपन वर्ड प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की आवर्ती, तो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। प्रकाश की आवर्ती क्या होती है कि एक निश्चित बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाली प्रकाश तरंगों की संख्या आवर्ती हो गई। तीव्रता
एक निश्चित इकाई क्षेत्रफल में या इकाई एरिया में जो गिरने वाला प्रकाश है उसकी मात्रा या उसकी जो क्या है इंटेंसिटी, मतलब उसकी जो गिरने वाले प्रकाश की मात्रा या ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं अपन, तीव्रता बोलते हैं प्रकाश की। तो ये टर्म्स का भी नॉलेज होना जरूरी है। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की आवृत्ति, इनके बारे में पता होना जरूरी है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड और अंतिम स्लाइड पे आज की। इसमें क्या केस 1 और केस 2। केस 1 क्या, यदि विश्लेषक ध्रुवक और विश्लेषक पोलराइड के एक दूसरे के समांतर हो। जब एक दूसरे के समांतर होंगे ध्रुवक और विश्लेषक, तो उनके बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। जब 0 डिग्री होगा तो कोस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो फिर आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा, जब कोस का थीटा का मान 1 है तो कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाए, बच जाएगा आई बराबर आई नोट, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो आई नोट ही बचेगा। तो आई बराबर कितना आ गया, आई नोट। यानी कि जब दोनों पोलराइड और ध्रुवक एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे, क्योंकि जो ध्रुवक से निर्गत प्रकाश पूर्णतः फिर किससे निकल जाएगा, विश्लेषक पोलराइड से भी निकल जाएगा और अपन को समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि जो कंप्लीट का कंप्लीट जो ध्रुवक से निकला है प्रकाश, वो उससे किससे गुजर जाएगा, पोलराइड, विश्लेषक पोलराइड से। तभी तो उसकी तीव्रता क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जितनी यहाँ है उतनी की उतनी, यानी कि जितनी तीव्रता उसके पास थी ध्रुवक के पास, उतनी की उतनी तीव्रता विश्लेषक पोलराइड से निकलने के बाद भी मिलेगी। तो अपने को अधिकतम तीव्रता मिलेगी, अधिकतम निर्गत तीव्रता आई नोट के बराबर अपन को प्राप्त होगी। किस कंडीशन में, जब थीटा 0 हो, यानी कि विश्लेषक और पोलराइड एक दूसरे के समांतर हो। 2 नंबर केस, यदि ध्रुवक और विश्लेषक पोलराइड एक दूसरे के लंबवत हो। जब थीटा 90 डिग्री होगा, यानी कि ये ध्रुवक है और ये विश्लेषक पोलराइड एक दूसरे के लंबवत हो गए, तो इस स्थिति में क्या हुआ, यहाँ से निकलने वाला प्रकाश इससे नहीं निकल पाएगा। तो यानी कि इस स्थिति में क्या होगा, थीटा 90 डिग्री या कोस 90 डिग्री का मान 0 हो गया, तब आई बराबर आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। जब ये 0 हो गया, कोस थीटा का मान 0 हो गया, क्योंकि 90 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 90 का मान 0 होता है। जब कोस 90 का मान 0 हो गया तो ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और अपन को जो तीव्रता है वो शून्य प्राप्त होगी, क्योंकि प्रकाश आगे गुजरेगा ही नहीं। तो आई नोट आई बराबर क्या हो गया, शून्य, यानी कि तीव्रता आगे प्रकाश निकलेगा ही नहीं, तो तीव्रता क्या होगी, शून्य हो जाएगी। तो इस स्थिति में तीव्रता शून्य प्राप्त होगी। तो ये ध्यान रख लेना, कंडीशन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि ध्रुवक और विश्लेषक पोलराइड एक दूसरे के लंबवत हो तो निर्गत तीव्रता कितनी होगी, शून्य होगी। और अधिकतम कब होगी, जब समांतर हो। ठीक है दोस्तों, दोनों कंडीशन ध्यान रख लेना और मेहनत करते रहिए और ज़रूर सक्सेस मिलेगी। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, मुझे भी एक दिन ज़रूर खुशी होगी जब आप सक्सेस होगे। यानी जो भी एक शिक्षक को मतलब खुशी कब मिलती है, एक शिक्षक को खुशी तब मिलती है जब उसके स्टूडेंट सक्सेस होते हैं। और मैं भी यही चाहता हूँ, मैं भी पूरी ईमानदारी के साथ आपके साथ लगा हुआ मेहनत कर रहा हूँ। जितना मेरा एफर्ट होता है, टाइम निकाल कर मेहनत करके स्लाइडें तैयार करता हूँ और फिर इसको वीडियो को बनाता हूँ, ताकि मेरा मैक्सिमम प्रयास यही रहता है कि कोई चीज़ छूटे नहीं, जहाँ से एग्जामिनर पूछ सकता है, जहाँ आप एग्जामिनर की सोच हो सकती है, तो उस सोच तक पहुँच रहे हैं, ताकि जो स्टूडेंट है, जो तैयारी कर रहे हैं, उनका वो आप पर बिलीव करते, तो आपको भी पूरी ईमानदारी से देना होता है। तो मैं भी पूरी ईमानदारी के साथ अपना 100% दे रहा हूँ। आप अगर पूरी और ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी को करोगे तो डेफिनेटली एक दिन ये तैयारी, ये मेहनत रंग लाएगी और आप ज़रूर सक्सेस हो जाएगा। उसी दिन मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, प्रयास करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।